हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग पाठक एंड वंस अगेन वेलकम टू कॉमर्स स्कूल। तो बच्चों, आज इस लेक्चर से वी आर गोना स्टार्ट मनी एंड बैंकिंग यूनिट ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। और ये जो यूनिट है वो आपके 6 मार्क्स की एग्जाम्स में आ रही है फर्स्ट टर्म में। और इसके अंदर 2 चैप्टर हैं, मनी और बैंकिंग। और हाँ, मनी एंड बैंकिंग का जो टोटल सिलेबस है और इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप जाके वो लेक्चर देखें, जिससे आपको एक ब्रॉड आइडिया हो जाएगा कि मनी एंड बैंकिंग यूनिट्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। होता क्या है, जो सिलेबस होता है उसमें तो 3 4 5 लाइंस लिखी रहती हैं, लेकिन जो ब्रॉड टॉपिक्स होते हैं उसमें बहुत ही काफी सारे माइक्रो टॉपिक्स होते हैं जो वो भी आपको कवर अप करने होते हैं। जैसे आपको सिलेबस में ये तो नहीं लिखा कि भैया फिएट मनी आपके सिलेबस में है, हाई पावर्ड मनी आपके सिलेबस में है, बैंक मनी आपके सिलेबस में है, पेपर मनी आपके सिलेबस में, ऐसा तो नहीं लिखा। लेकिन ये जो मनी टॉपिक है, जो आपका सिलेबस है मनी का, उसके इंटरनल टॉपिक्स हैं ये, तो ये भी आपको कवर अप करने पड़ेंगे। डोंट वरी, सब कुछ मैं कराने वाला हूं। और ये जो मनी का टॉपिक है, पहले हम मनी कवर करते हैं, फिर बैंकिंग को कवर करेंगे। मनी का जो टॉपिक है वो हम 2 लेक्चर्स में कवर अप कर लेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है और एक इवनिंग में दूसरा लेक्चर आपके पास आ जाएगा। तो आज ही टोटल मनी को हम कवर अप कर लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम आज कवर अप करने वाले हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज मनी। सेकंड टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ मनी। थर्ड इज व्हाट इज द बेसिक फीचर ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी में आ जाते हैं फिएट मनी, हाई पावर्ड मनी, बैंक मनी एंड पेपर मनी। इतना आज हम कवर करेंगे और जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम मनी सप्लाई को पूरा कवर अप कर लेंगे। और उसके बाद बैंकिंग और नेक्स्ट फिर प्रैक्टिस, एमसीक्यूज एंड असर्शन। फटाफट फटाफट आपको कराता जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं व्हाट इज मनी। मनी क्या है। लेकिन मनी को समझने से पहले हमें ये थोड़ा बैकग्राउंड में समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द नीड ऑफ मनी। मनी की हमें नीड क्यों है। देखो, जब मनी नहीं था उस समय लोग ट्रांजैक्शन करते थे, लेकिन वो जो ट्रांजैक्शन होती थी वो गुड्स, एक बंदा गुड्स देता था तो दूसरा बंदा उसके अगेंस्ट गुड्स एक्सेप्ट करता था, तो ये बार्टर सिस्टम बोला जाता था। और इसके अंदर होता क्या था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जब होगी तब ही ट्रांजैक्शन हो पाती थी। सो द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द बार्टर सिस्टम वाज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका मीनिंग क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मीनिंग यह है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, इसके पास राइस हैं और इसके पास शूज हैं। एंड नाउ ए पर्सन requires the shoes, so he goes to this person that I have the rice, please give me one pair of shoes। लेकिन बी इस केस में डिनाई कर सकता है कि भैया मेरे पास तो राइस बहुत सारा रखा हुआ है, मुझे राइस नहीं चाहिए, तो मैं आपको शूज नहीं दूंगा। तो इसका मीनिंग यह है कि ए और बी में तभी ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो पाएगी जब ए को शूज चाहिए और बी को राइस चाहिए, एंड दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सो दिस वाज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द बार्टर सिस्टम, क्योंकि वहां पर आप सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे, उसमें दोनों बंदों को एक दूसरे के गुड्स की नीड अगर है तभी ट्रांजैक्शन हो पाती थी। अब यहां पर इशू क्या होगा? इशू ये होगा कि जो ए है इसके पास राइस है, इसको अब ऐसा कोबलर यानी कि ऐसा शूज ऑनर या शूज सेलर सर्च करना पड़ेगा जो कि जिसको कि राइस की रिक्वायरमेंट हो, तब जाके ट्रांजैक्शन होगी और इसको इस ट्रांजैक्शन को करने में काफी टाइम लग जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मीन कि ए को जो गुड्स चाहिए
वो बी के पास है और बी को जो गुड्स चाहिए वो ए के पास है, तभी इन दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन होगी, यानी कि एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगी। लेकिन मनी ने इसको सॉल्व कर दिया, मनी ने इसको सॉल्व कर दिया, क्योंकि मनी का जो बेसिक फीचर है दैट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो दिस बेसिक फीचर ऑफ मनी breaks the double coincidence of wants of the barter system and improve it। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मनी की हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आप अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हो तो एक आपके पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा तभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इजी हो जाएंगी। तो मनी ने क्या किया, इसने इसको ब्रेक कर दिया, यानी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को ब्रेक कर दिया। इसका मीनिंग यह है कि उसने सेल और परचेज को सेपरेट कर दिया। बार्टर सिस्टम में होता क्या था कि सेल और परचेज एक साथ होती थी, एक साथ होती थी। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज ने क्या किया, सेल और परचेज को सेपरेट कर दिया, सेल और परचेज को सेपरेट कर दिया। अगर इफ यू वांट ओनली टू सेल यू कैन, इफ यू वांट ओनली टू परचेज यू कैन। अगर इसके पास यहां पर इस केस में अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता, यानी कि मनी होता, एनीथिंग एनीथिंग कुछ भी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। अगर मनी होता, उसको हमने मनी बोला है, तो मनी इसके पास अगर होता तो ये क्या करता, राइस शूज इससे परचेज कर लेता, राइस इसको सेल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सीधा इससे शूज परचेज कर लेता और इसको मनी दे देता। तो इसके पास आ जाता मनी, शूज इसने परचेज कर लिया तो इसने ओनली परचेज किया है, और इसके साथ साथ इसको सेल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसने इसको परचेज कर लिया, अब इसके पास मनी आ गया, अब इस मनी से ये किसी से राइस परचेज कर लेगा। सो व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द मनी? It breaks the sale and purchase, it removes the double coincidence of the wants। और मनी यानी कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट हमेशा ही रहेगी अगर आप अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं। सो व्हाट इज मनी? अब मनी क्या है? चलो ठीक है, हमने एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज डिसाइड कर लिया कि भैया ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसके थ्रू ट्रांजैक्शन हो सकती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं। अगर मैं किसी को गोल्ड दूंगा तो अगर वो चाहता है कि उसको एक्सेप्ट करना, तो वो मुझे कुछ ना कुछ जो मुझे गुड्स परचेज करना है वो मुझे मिल जाएगा। द कंडीशन इज वो गोल्ड को एक्सेप्ट कर ले। अब यहां पे एक्सेप्टेंस की बात आ गई कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो लीगली एक्सेप्टेड हो, सामने वाला बंदा मना ना कर दे, यार मैं तो नहीं लूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जरूरत थी जो कि लीगली एक्सेप्टेड हो और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को सेटल करने में कोई भी उसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं करे। अब यहां पे रोल आया मनी का। सो व्हाट इज मनी? मनी इज एनीथिंग दैट इज लीगली एक्सेप्टेबल in the settlement of economic transaction is money। So what was the need of the money? मनी की नीड इसलिए थी क्योंकि बार्टर सिस्टम से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहां पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स थी, सेल और परचेज एक साथ ही हो रही थी और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को होने में टाइम लग रहा था। तो यहां पर हमें एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन हमें एक ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट थी जो कि लीगली एक्सेप्टेड हो और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की सेटलमेंट में उसको एक्सेप्ट करने से कोई मना ना करे। तो यहां पर आया मनी। जैसे हमारी रुपीस, इंडियन रुपीस, अगर हम डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी जो इंडियन टेरिटरी है उसमें अगर आप किसी को 100 रुपए दोगे तो वो क्या मना कर देगा? उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप उसकी एफआईआर कर सकते हैं, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो एफआईआर कर सकते हैं। कॉइन्स भी आप दे सकते हैं, लेकिन कॉइन्स में एक लिमिटेड होती है, इसके बारे में मैं अपनी शॉर्ट वीडियोस में बात करूंगा। कॉइन्स एक्सेप्ट करने से कोई मना नहीं कर सकता। जैसे आप किसी को 10 रुपए की पेमेंट कर, मतलब 10 रुपए का कॉइन दे रहे हो और कुछ 10 रुपए का गुड्स परचेज करना चाहते हो, तो वो मना नहीं कर सकता एक्सेप्ट करने से, क्योंकि वो लीगल है, यानी कि लीगली एक्सेप्टेबल है। गवर्नमेंट
ने बोल दिया है कि आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो व्हाट इज मनी? व्हाट इज मनी? व्हाट इज मनी? एनीथिंग। अब यहां पे एनीथिंग को भी ब्रेक कर दिया। अब ये आरबीआई रुपए वगैरह छापती है तो वो हमारा मनी हो गया जी, वो लीगली एक्सेप्टेबल है। So the anything that is legally acceptable in settlement of economic transactions is money। और economic transactions क्या होती हैं? economic transactions में क्या होता है? हम goods, services और मनी की ऑनरशिप जब ट्रांसफर करते हैं तो इसको इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। जैसे मैंने किसी को गुड्स बेचा तो मैंने क्या किया, गुड्स की जो ऑनरशिप है उसको ट्रांसफर कर दिया। मैंने किसी को सर्विसेज बेची तो मैंने सर्विसेज की ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी। किसी को मैंने पैसे भेजे तो ये भी एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जिसको यूनिलेटरल ट्रांसफर्स बोलते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस में ही आता है। तो मैंने क्या किया, मनी की ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी। तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस को सेटल करने में जो लीगली एक्सेप्टेड चीज है वही मनी है। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मनी क्या है। डेफिनेशन ऑफ मनी, ये सारा डाटा मैं आपको लिंक में दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मेरी वेबसाइट पे सब कुछ लिखा हुआ है, वहां पे जाके आप आराम से रीड कर सकते हैं। सारे के सारे आर्टिकल्स पोस्ट का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी की डेफिनेशन क्या है? देखो, किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी तरीके का सब्जेक्ट हो, उसमें आपको कोई भी टर्म अगर डिफाइन करनी है तो वो उसके फंक्शन से डिफाइन होती है। मनी के जो फंक्शन है, मनी के फंक्शन से ही हम इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा मनी की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए मनी के फंक्शंस क्या हैं। और मैंने पहले से ही डिस्कस किया हुआ है, मनी के जो फंक्शंस हैं वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन एक फंक्शन हमारे सिलेबस में है, इसका जो बेसिक फंक्शन है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? मनीज बेसिक फीचर यानी कि फंक्शन। तो मनी का जो बेसिक फंक्शन है दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वैसे तो इसके काफी सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे स्टोर ऑफ वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट, यूनिट ऑफ अकाउंट, ये इसके सारे के सारे फंक्शंस हैं। लेकिन इसका एक बेसिक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये आपका एमसीक्यूज में आ सकता है। व्हाट इज द बेसिक फीचर या बेसिक फंक्शन ऑफ द मनी? दैट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये इसका फंक्शन भी है, इसका फीचर भी है, इसका करेक्टरिस्टिक्स भी है, तीनों है। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी है, ये इसका फीचर भी है, और ये इसका फंक्शन भी है। और कैसा फंक्शन है? बेसिक फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी भी मनी में बाकी और फंक्शन हो या ना हो, ये तो कम से कम होना ही चाहिए, तभी वो मनी बोला जाएगा। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज द बेसिक फंक्शंस ऑफ द मनी। सो व्हाट इज द मनी? तो मनी, अगर हम क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो हम मनी को केवल इसका जो बेसिक फीचर है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पर भी डिफाइन कर सकते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी? लेट्स सी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनी को हम इसके बेसिक फीचर के अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हैं और सारे के सारे फंक्शंस के अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओनली बेसिक फीचर के बेसिस पर ही अगर मनी की डेफिनेशन को डिफाइन करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बाकी फंक्शंस तो हमारे क्लास 12 के सिलेबस में ही नहीं है। तो काफी सारी डेफिनेशंस काफी सारे राइटर्स ने लिखी हुई हैं। तो ये एक आर्टिकल मैंने लिखा था commerceschool.in पर। तो यहां पर मैंने सारी की सारी डिटेल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो मैंने यहां पर लिखी हुई है। व्हाट इज मनी एंड इट्स डेफिनेशन इन इकोनॉमिक्स क्लास 12। तो आप देखो यहां मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये एस के अग्रवाल में डेफिनेशन लिखी हुई है। इट्स वेरी गुड बुक। एनीथिंग लीगली एक्सेप्टेड इन सेटलमेंट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इज मनी। ये इसकी डेफिनेशन हो सकती है। मनी इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है। उसके बाद आप सारे के सारे फंक्शंस के अकॉर्डिंग भी इसकी डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हो। जैसे संदीप गर्ग ने डेफिनेशन दी है, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड
as a medium of exchange, a measure of value, store of value, and means for the standard of deferred payment. टी.आर. जैन ने भी इसकी डेफिनेशन लिखी है. मनी इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, ए मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स. तो यहां पर डिफरेंस क्या है? एस के अग्रवाल ने जो डेफिनेशंस दी हुई हैं वो इसके बेसिक फीचर्स पे ही दी हुई हैं, तो ये हमारे लिए क्लास 12 के लिए सफिशिएंट है. अगर आप सारे के सारे फंक्शंस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देना चाहते हो तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने डेफिनेशन तो कहीं लिखनी नहीं है, आपसे केवल एमसीक्यूज में ही आएगा. और बाकी जो फंक्शंस है हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू, ए यूनिट ऑफ अकाउंट और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है. ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारे सिलेबस में है, तो इसके बेसिस पर ही आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो ये डिफरेंट टाइप की डेफिनेशंस हो गई. एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी. मनी की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मनी की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मनी का मेन फीचर और मनी का मेन फंक्शन, तीनों एक ही बात है. तो इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मैंने यहां पर एक क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मैंने लिखा हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मस्ट फॉर एनीथिंग टू बी कॉल्ड मनी. ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि मनी में होनी ही चाहिए, तभी वो मनी माना जाएगा, बाकी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हो या ना हो. तो मेजर ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू और मेजर ऑफ वैल्यू. तो क्या होनी चाहिए? मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है, ये इसमें होनी ही चाहिए. तो आपको क्लैरिटी हो गई. इसके वैसे मोस्टली 4 फंक्शन हैं या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, ए यूनिट ऑफ अकाउंट एंड डेफर्ड पेमेंट. तो इसमें ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपके सिलेबस में है. स्टोर ऑफ वैल्यू, ए यूनिट ऑफ अकाउंट, डेफर्ड पेमेंट ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इनसे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. और मनी की जो डेफिनेशन है उसमें ओनली आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पर डेफिनेशन दे सकते हो, और इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ओके जी. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मनी. कितने टाइप्स के मनी आपके सिलेबस में दिए हुए हैं? और पहला है फिएट मनी. फिएट मनी, इसके बारे में बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं. व्हाट इज फिएट मनी? फिएट मनी क्या है? तो सबसे पहले तो आप ये समझो फिएट का मीनिंग क्या होता है. फिएट का मीनिंग क्या है? फिएट का मीनिंग ये है बाय ऑर्डर. बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, बाय ऑर्डर ऑफ द हायर अथॉरिटी, उसको फिएट बोला जाता है. तो फिएट मनी का मीनिंग क्या हो गया? तो मनी बाय द ऑर्डर ऑफ द हायर अथॉरिटी ऑफ द कंट्री. और कंट्री की हायर अथॉरिटी कौन है? गवर्नमेंट. तो जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से मनी जो कंट्री में सर्कुलेट हो रहा है उसी को ही फिएट मनी बोलते हैं. तो व्हाट इज फिएट मनी? फिएट मनी, यहां पे मैंने लिखा हुआ है फिएट मनी इज इश्यूड बाय द ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट इज ए लीगल टेंडर. इट इज ए लीगल टेंडर. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर? लीगल टेंडर मीन्स नो वन कैन डिनाई टू एक्सेप्ट इट इन सेटलमेंट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं, अगर आपको किसी को कहीं से गुड्स परचेज करना है, लोन आपको पे करना है, तो कोई भी इसे एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता. दिस इज लीगल टेंडर. सो व्हाट इज फिएट मनी? अकॉर्डिंग टू इंडिया, ये जो रुपए आपकी जेब में पॉकेट में पड़े रहते हैं, कॉइन्स जो हैं जो कि गवर्नमेंट ने इश्यू किए हुए हैं, ये सारा की सारा फिएट मनी. और फिएट मनी का मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, ये देखो, व्हाट डू यू मीन बाय फिएट मनी इन इकोनॉमिक्स क्लास 12th. तो फिएट मनी की डेफिनेशन, जितनी भी पॉसिबल डेफिनेशन है वो लिखी हुई हैं. और फिएट मनी के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? इंडियन रुपीस, डॉलर्स, पाउंड्स, कुवैती दिनार, ये सारे के सारे फिएट मनी के एग्जांपल्स हैं. एज पर द इंडिया, इंडियन रुपी इज द फिएट मनी. एज पर द यूएस, डॉलर इज द फिएट मनी. एज पर द यूके, पाउंड इज फिएट मनी. एज पर द कुवैत,
कुवैती दिनार इज ए फिएट मनी। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक इज हाई पावर्ड मनी क्या होता है जी। हाई पावर्ड मनी, अब यहां भी बच्चे काफी कंफ्यूज्ड हैं, भैया फिएट मनी क्या है। फिएट मनी समझ लिया, ये जो रुपीस वगैरह हैं, कॉइन्स हैं, ये सारे की सारा हमारा फिएट मनी है, क्योंकि ये लीगल टेंडर है और गवर्नमेंट की हायर अथॉरिटी, यानी कि जो हमारी हायर अथॉरिटी गवर्नमेंट, उसने इश्यू किया हुआ है, इसलिए ये फिएट मनी है। और फिएट मनी लीगल टेंडर होता है जिसको सबको एक्सेप्ट करना ही होगा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की सेटलमेंट में। अब बात करते हैं हाई पावर्ड मनी क्या है। देखो, हाई पावर्ड मनी का मीनिंग ये होता है कि, चलो मैं इसको, कहाँ गया डस्टर, डस्टर, हाँ हाँ ये, इसको मैं रब कर देता हूं। तो मैंने आपको बोला कि रुपीस यानी कि इंडियन रुपीस या इंडियन कॉइन्स आर दी फिएट मनी, ये आपके फिएट मनी है। ओके जी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, 10 रुपए के 100 नोट छाप दिए, 100 रुपए के 20 नोट छाप दिए, और 1 रुपए के 100 कॉइन्स प्रिंट कर दिए और इशू कर दिए। तो इसका मीनिंग यह है कि हमारे पास 10 रुपए के 100 नोट हैं 1000, फिर 100 रुपए के 20 नोट्स हैं, यानी कि ये हो जाएगा 2000, और 1 रुपीस के हमारे पास 100 कॉइन्स हैं, यानी कि 100। तो ये टोटल हो गया 3100। तो 3100 इज द हाई पावर्ड मनी। इसका मीनिंग, गवर्नमेंट ने जितना फिएट मनी छापा है, प्रिंट किया है और इशू किया है, वही हाई पावर्ड मनी है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉनिटरी बेस। मॉनिटरी बेस यानी कि सरकार के पास, यानी कि देश के अंदर कितना फिएट मनी है। तो फिएट इन क्वांटिटी, हाई पावर्ड मनी is the fiat money in quantity, it's called high powered money। और जितना पैसा ये छापा है और इशू किया है, तो ये पैसा 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक तो जनता के पास चला जाएगा, एक कमर्शियल बैंक की वॉल्ट में रखा रहता है, और कुछ पैसा रिजर्व बैंक के पास एज ए रिजर्व रखा रहता है। 3 जगह ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि सारा पैसा पब्लिक में इशू नहीं करते हैं, नहीं तो पब्लिक क्या करेगी, स्विस बैंक में जमा कर देगी और हमारा मॉनेटरी बेस कम हो जाएगा, फिर हमें दोबारा से करेंसी छापनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा पैसा रिजर्व करके रखते हैं, कुछ पैसा कमर्शियल बैंक की वॉल्ट में रखा रहता है, कुछ आरबीआई के पास होता है, बाकी पब्लिक में सर्कुलेट हो जाता है। तो इन तीनों को काउंट करोगे तो 3100 बैठेगा। तो यही हाई पावर्ड मनी है। और हाई पावर्ड मनी को कम ज्यादा करके हम मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो इतना आपके सिलेबस में नहीं है, आगे हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, ठीक है। ये मैंने आपको रफली समझा दिया, अदरवाइज तो हाई पावर्ड मनी समझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। तो ये मैंने बहुत आसान भाषा में, इन वेरी इजी लैंग्वेज मैंने आपको समझा दिया है कि हाई पावर्ड मनी क्या होता है। हाई पावर्ड मनी पे भी मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आप देख लेते हैं। तो ये व्हाट इज हाई पावर्ड मनी, यहां पर आप देखेंगे तो मैंने आपको जैसे बताया कि जो हाई पावर्ड मनी एक तरीके से फिएट मनी ही है, लेकिन जब हम फिएट मनी को क्वांटिटी में काउंट करते हैं तो वो हाई पावर्ड मनी हो जाता है। यानी कि टोटल बेस कितना है, फिएट मनी कितना है कंट्री में, 3100 जैसे, ठीक है। तो इसको हाई पावर्ड मनी बोलेंगे। और हाई पावर्ड मनी की काफी सारी मैंने यहां पे डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, और मैंने यहां पर कंपोनेंट्स लिखा हुआ है। और हाई पावर्ड मनी के कंपोनेंट्स पे आपके क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, कुछ पैसा पब्लिक के पास होता है, कुछ पैसा
जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं उनके वॉल्ट में रखा रहता है और कुछ पैसा आरबीआई में रखा रहता है। ये मैंने रफली आपको बताया है, ठीक है। इसकी टर्म्स को मैं ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि इतना आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप ये समझ लें कि अगर आपको ये तीन कंपोनेंट्स दिख रहे हैं एमसीक्यूज में तो उस पर टिक मार देना। तो हाई पावर्ड मनी, यहां पे देख लो आप, हाई पावर्ड मनी इज द टोटल करेंसी सर्कुलेटिंग इन द पब्लिक प्लस द करेंसी दैट इज फिजिकली हेल्ड इन द वॉल्ट्स ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस द कमर्शियल बैंक्स रिजर्व हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक। I'll give the link in the description of this article too, तो आप वहां पर जाकर आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये आपका हाई पावर्ड मनी भी कवर हो गया। उसके बाद बात करते हैं बैंक मनी क्या है बाबूजी। बैंक मनी, सीधी सी बात है, बैंक जो मनी इशू करता है या क्रिएट करता है जिसको कि हम एज ए मनी यूज कर सकते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की सेटलमेंट, उसको बैंक मनी बोलते हैं। अब बैंक मनी क्या है, बैंक मनी क्या है? तो बैंक मनी है एक तरीके से, मैं आपको बता देता हूं, डिमांड डिपॉजिट जो होता है उसी को बैंक मनी बोलते हैं। अब आप कहोगे डिमांड डिपॉजिट क्या है? डिमांड डिपॉजिट का मतलब है आपका सेविंग अकाउंट, आपका करंट अकाउंट। अज्यूम कर लेते हैं आपने, आपका अपना सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट से चेक काट सकते हो आप, चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं ये, चेक काट सकते हो। तो आप को अगर सामान खरीदना है, कुछ सामान खरीदना है, तो उसके अगेंस्ट कैश ना देके चेक काट सकते हो ना। तो चेक कहां से कटा? डिमांड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट से कटा है। तो सेविंग अकाउंट इज द बैंक मनी बिकॉज सेविंग अकाउंट इज एक्टिंग लाइक ए मनी, इज एक्टिंग लाइक ए मनी। ऐसे ही करंट अकाउंट, करंट अकाउंट से भी चेक काट सकते हो, एटीएम से पैसा निकाल सकते हो, एटीएम डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन कर सकते हो, यूपीआई से ट्रांजेक्शन कर सकते हो, नेट बैंकिंग से ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ये मीन्स हैं। अल्टीमेटली डिमांड डिपॉजिट किसको बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट का मीनिंग यह है कि ऐसा बैंक अकाउंट उसके अंदर से आप कभी भी अपनी डिमांड पर पैसा निकाल सको, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट ही हमारे डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। और अल्टीमेटली ये बोल सकते हो आपकी डिमांड डिपॉजिट इज ए बैंक मनी। बैंक मनी हो गया जी। उसके बाद बात करते हैं, और बैंक मनी का भी मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं व्हाट इज बैंक मनी। ये मेरी एक दूसरी वेबसाइट है ask.commerceschool.in। यहां पर जाकर आप क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो, इसमें ऑप्शन है आस्क के क्वेश्चन, वहां पर अपना अकाउंट बना लेना और जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे पोस्ट कर देना। मैं विद इन ए डे उसका आंसर दे दूंगा और आपको इसका मेल आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो ये मैंने बैंक मनी का भी सारा यहां पर समझाया हुआ है। और नेक्स्ट है पेपर मनी। पेपर मनी का मतलब जो पेपर नोट्स होते हैं, पेपर नोट्स का मतलब जैसे 2 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, जो पेपर से बना हुआ है उसको पेपर मनी बोला जाता है। तो ये इसका भी मैंने यहां पर आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है। और इंडिया के अंदर पेपर मनी क्या है? 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 1 रुपीज, ये हमारे पेपर मनी है। और मैं एक और आपको बात बता देता हूं, जो कॉइन्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है, कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है, पेपर नोट आरबीआई प्रिंट करती है, लेकिन कॉइन्स और पेपर नोट दोनों को इश्यू आरबीआई ही करती है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉइन्स को मिंट करके यानी कि प्रिंट करके आरबीआई को दे देती है और आरबीआई फिर उसको इश्यू करती है। तो इश्यू का काम आरबीआई का ही है, कॉइन्स को प्रिंट करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, पेपर मनी को प्रिंट करने का काम आरबीआई का है, लेकिन दोनों को इश्यू करने का काम आरबीआई का ही है। सो दिस इज what for today's lecture, and thank you very much for watching this video.